हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण हिंदी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अब तक बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस कक्षा में मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी का सिलेबस करवाऊंगी। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि जो कोरोना के कारण बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, उनकी उसी क्लास की कमी को दूर करने के लिए मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको कुछ ऐसा करवा सकूं जिससे कि आपको ये ना लगे कि काश हम क्लास में पढ़े होते। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा साथ देंगे और आप अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक रहेगी बीए द्वितीय वर्ष की जो हिंदी की किताब है, आधुनिक हिंदी कविता के नाम से है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की तरफ से जो लगाई जाती है। हमारे CDLU में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उसमें भी यही किताब लगती है और हमें इसी के माध्यम से पढ़ना होगा। तो जल्द से जल्द आप आधुनिक हिंदी कविता जो हमारी बुक है उसको खरीद लें। देख पा रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें इसके विषय सूची के बारे में, अगर बात करें तो देखिए, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, आधुनिक हिंदी कविता, यानी इस किताब में आपको आधुनिक हिंदी की कविताएं देखने में मिलेगी। इसमें जो मुख्य रूप से 7 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी कविता हम पढ़ेंगे। दूसरे हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और भारत भूषण अग्रवाल। इन 7 कवियों की जो कविताएं हैं वो आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप इस बुक के माध्यम से या इस पुस्तक के माध्यम से इन सभी कवियों की कविताओं से रूबरू होंगे और मैं आपको ये विस्तार से पढ़ाऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता एक विस्तृत भाग है, तो जो आधुनिक काल है, आप सब जानते हैं कि आधुनिक काल कोई छोटा काल नहीं है। ये लगभग 1850 से प्रारंभ होकर अब तक माना गया है। तो सबसे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि आधुनिक हिंदी कविता में है क्या, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आधुनिक हिंदी कविता जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है। मैं यहाँ पर यही समझाने का प्रयास करूँगी आपको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता, मैंने यहाँ हेडिंग बनाई है आधुनिक हिंदी कविता, और इस कविता का विकास कैसे हुआ, कहाँ से आई, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि भारत में काव्य परंपरा जब प्रारंभ हुई तो कौन सी भाषा में सबसे पहले प्रारंभ हुई? यह संस्कृत में सबसे पहले प्रारंभ हुई। संस्कृत भाषा में आप देखोगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही चली थी। तो सबसे पहले जो काव्य परंपरा है वो संस्कृत में प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पाली में परिवर्तन आया। पाली के माध्यम से काव्य की रचना की जाने लगी। उसके पश्चात प्राकृत के माध्यम से काव्य की रचना करी जाने लगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय काल बीतता गया, साहित्य और समाज में परिवर्तन आता गया, उसी भाषा को काव्य रचना का माध्यम बनाया जाता रहा। जैसे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, जिसके माध्यम से कि संस्कृत, देखिए आप देख सकते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई खड़ी बोली तक ये पहुंची है। खड़ी बोली जो हम वर्तमान समय में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी, इसी के माध्यम से धीरे धीरे ये प्रचारित और प्रसारित हुई। वर्तमान समय में खड़ी बोली अर्थात हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं की मानक भाषा स्थापित हो चुकी है। जो ये परंपरा है, ये प्रारंभ तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे भाषा में बदलाव आता गया। लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से भाषा में परिवर्तन किया और इसी का रूप धीरे धीरे परिवर्तित होकर आज हमारे सामने हिंदी के रूप में विद्यमान है। वर्तमान समय में जो हिंदी है, इसका हम अनेक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में खड़ी बोली अर्थात हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं की मानक भाषा स्थापित हो चुकी है। जैसे बोलचाल की भाषा है, साहित्य की भाषा है, राजभाषा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारी हिंदी है, धीरे धीरे हिंदी ने
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी अपनी जगह बना ली है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, तो आप देखते हैं कि उसमें हिंदी के जब हम कीज़ को प्रेस करते हैं या जब हम चाहते हैं तो हम हिंदी ऑप्शन उसमें निकाल सकते हैं। प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनमें आप देखो तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेटा जो हिंदी है, आधुनिक काल में जो कविता लिखी गई हिंदी की कविताएं, उसको हम जैसे मैंने आपको बताया कि आधुनिक काल का समय हम 1850 से प्रारंभ मानते हैं और 1850 से लेकर अब तक का जो समय है ये काफ़ी लंबा समय काल हो जाता है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता गया वैसे वैसे ही हिंदी साहित्य और कविता में भी परिवर्तन आता गया, क्योंकि आप सभी समझदार हो और आप सभी जानते हो कि जो हिंदी कविता है या हिंदी साहित्य या किसी भी भाषा का साहित्य, उसमें परिवर्तन कब आता है? जब समाज में बदलाव आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें बढ़ती जाती है, समाज में नई घटनाएं आती जाती है, परिस्थितियां बदलती जाती है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई परिस्थितियां हो, चाहे प्रशासनिक परिस्थितियां हो, सामाजिक परिस्थितियां हो या सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता जाता है। तो इसीलिए विद्वानों ने इस काल को, जो आधुनिक हिंदी कविता का काल है या आधुनिक साहित्य का काल है, इसे 8 भागों में बांटकर प्रस्तुत किया है ताकि हम आसानी से इन्हें समझ पाएँ। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कि भारतेंदु युगीन हिंदी कविता, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की अगर बात करें तो ये 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, इसका जो समय काल है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो भारतेंदु युगीन हिंदी कविता, नाम से स्पष्ट है कि भारतेंदु के नाम पर इस समय काल का नाम रखा गया है। भारतेंदु आप सब जानते हैं, भारतेंदु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य में नई गद्य विधाओं का आगमन लाने में महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो ये 1850 से 1900 ईस्वी तक का काल माना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युगीन हिंदी कविता। अब द्विवेदी युगीन जो हिंदी कविता है इसका नाम कैसे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और इनका समय काल कब से माना गया? सन 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो द्विवेदी जी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने एक प्रेस स्थापित की थी, पत्रिका संपादित की थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका, और वो कब संपादित हुई थी? 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी और 1903 ईस्वी में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसके संपादन का कार्यभार संभाल लिया था। तो इसीलिए क्योंकि द्विवेदी जी ने इस युग में अनेक परिवर्तन लाने का प्रयास किया या लेखन या हिंदी साहित्य में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, इसीलिए इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दूं शायद आपको अच्छे से दिख पाए। उसके बाद आता है छायावादी युग। देखिए छायावादी युग के बारे में अगर हम बात करें तो छाया पहले हम इसके बारे में विचार कर चुके हैं और शायद आप जानते हो इसके बारे में। छायावाद अर्थात आत्मा पर परमात्मा की छाया, ये काव्य या ये समय काल प्रेम का काव्य माना जाता है। ईश्वर से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, तो इसे छायावादी इस काल में जो लिखा गया वो छायावादी हिंदी कविताओं में देखा जा सकता है। इसके सन की अगर बात करें तो ये 1920 से प्रारंभ होकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आता है प्रगतिवादी हिंदी साहित्य। देखिए प्रगति यानी विकास की बात हो रही है। तो इस समय में विकास क्या हुआ? देखिए जो छायावाद है वो प्रेम का साहित्य है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रेम और प्यार की बातें भी तब करी जाती है जब पेट में अन्न हो, और इस समय गरीब जो लोग थे उनका जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था। परिस्थितियाँ देखिए आप, यहाँ पर परिस्थितियाँ कौन सी है? समय काल देखिए 1936 से 43, यानी हमारा देश संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए। हम आज़ाद नहीं थे, आज़ादी चाहते थे। ऐसे में पूंजीपति वर्ग और ज़्यादा पूंजी वाला होता चला गया और गरीब वर्ग का शोषण होता चला गया। इसीलिए इस समय साहित्य में प्रगति की ज़रूरत थी, समाज में प्रगति की ज़रूरत थी, विकास की ज़रूरत थी, इसीलिए इसे प्रगतिवादी हिंदी कविता का नाम दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें
प्रयोगवादी हिंदी कविता। हिंदी काव्य में नए नए प्रयोग होने लगे। अब से पहले की अगर बात करें तो अब से पहले जो हिंदी काव्य लिखा गया था 1943 से पहले, ये 1943 से 50 की बात कर रहे हैं हम, प्रयोगवादी हिंदी कविता। यहाँ पर हिंदी काव्य में प्रयोग होने लगे। कैसे प्रयोग होने लगे? यहाँ इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा या लोगों को क्या बुरा लगेगा। यहाँ जिसने जैसा महसूस किया वो इसमें कवियों ने प्रदर्शित किया, वो कवियों ने लिखा, उसका जैसे का तैसा। यहाँ सजावट की ज़रूरत नहीं थी, किसी अलंकार, किसी रस की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जो समाज में घटनाएं घटित हो रही थी उन पर काव्य के माध्यम से नए नए प्रयोग किए गए। तो ये प्रयोगवादी हिंदी कविता है। उसके बाद समय आता है नई कविता का, प्रयोगवाद से प्रभावित है। इसकी काव्यगत विशेषताएं भी वही हैं जो प्रयोगवाद में रही। नवलेखन काल है ये, 1951 से 1960 तक का नए नए प्रयोग किए गए, नई कविता को स्थान दिया गया। तो ये नई कविता नामकरण इसका किया गया। उसके पश्चात जब साठोत्तरी कविता की हम बात करते हैं, साठोत्तरी देखिए इसके सन से स्पष्ट होता है, ये 1960 के बाद यानी 1961 से 1980 का काल है। तो 1961 यानी 60 के बाद, साठोत्तरी यानी 60 के बाद जो हिंदी कविताएं लिखी गई वो इस समय के अंतर्गत आती है। इन काव्य के जो विधा रही या जो लेखन का तरीका रहा वो कुछ परंपरागत तरीके से जो लिखी जाती रही कविताएं थी, इससे पहले प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में जो कविताएं लिखी जाती रही थी उन्हीं को इन्होंने शामिल किया। लेकिन ये काल कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए। उसके पश्चात आता है अद्यतन हिंदी कविता। अद्यतन जो अब भी चल रही है, 1980 से लेकर आज तक जो काव्य रचनाएं हैं वो इस काल के अंतर्गत आती हैं। तो आप सब जो आने वाले हम पाठ करने वाले हैं उसमें हम जिन कवियों की बात करेंगे वो कवि इन्हीं में से लिए हैं। कोई भारतेंदु युग का है, कोई द्विवेदी युग का है, कोई छायावादी युग का है, किसी ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अपना योगदान दिया है, किसी ने नई कविता और साठोत्तरी कविता या अद्यतन कविता में के विकास में अपना सहयोग दिया है। तो अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे आपके इस सिलेबस में, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भारत भूषण अग्रवाल, ये वो कवि हैं जिनकी कविताएं हम इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। ये केवल एक परिचय के लिए मैंने आप लोगों को मैं किताब के बारे में बता सकूं और हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उनके बारे में बता सकूं, इसी बात को माध्यम मानकर मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आप इससे अपना ज्ञानवर्धन कर पाएंगे। धन्यवाद।